लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 1 अगस्त विज्ञान के इतिहास में तारीख उस खोज की याद दिलाती है जिसने मानव सभ्यता की वैज्ञानिक समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 1774 में आज ही के दिन इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग के दौरान ऐसी गैस प्राप्त की जिसे उन्होंने उस समय डी फ्लोजिस्टिकेटेड एयर नाम दिया। यही गैस आगे चलकर ऑक्सीजन के नाम से जानी गई। आज ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी प्राणवायु के रूप में जानते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में खोज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक का उत्तर लेकर आई थी। आखिर चीजें जलती क्यों हैं और जीवित प्राणी सांस कैसे लेते हैं? आज ये सामान्य ज्ञान है कि पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। मनुष्य, पशु पक्षी और अधिकांश जीवों का जीवन इसी गैस पर निर्भर है। लेकिन लगभग 250 वर्ष पहले वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि हवा एक ही पदार्थ नहीं बल्कि कई गैसों का मिश्रण है। उस समय दुनिया के वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आग जलने का वास्तविक कारण क्या है। उस दौर में विज्ञान में फ्लोजिस्टन सिद्धांत प्रचलित था। इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता था कि हर ज्वलनशील पदार्थ में फ्लोजिस्टन नाम का एक तत्व होता है जो जलने के दौरान बाहर निकलता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को सही मानकर विभिन्न प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कई परिणाम ऐसे मिल रहे थे जो इस धारणा से मेल नहीं खाते थे। यही विरोधाभास आगे चलकर आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव बना। ऑक्सीजन की खोज की कहानी केवल एक वैज्ञानिक से जुड़ी नहीं है। 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम शील ने कई रासायनिक पदार्थों को गर्म करते हुए एक विशेष गैस प्राप्त की। उन्होंने देखा कि इस गैस में मोमबत्ती अधिक तेजी से जलती है और जीव सामान्य हवा की तुलना में अधिक देर तक जीवित रह सकते हैं। शीले ने इस गैस को फायर एयर नाम दिया। उन्होंने इसकी विशेषताओं को समझ लिया था, लेकिन अपनी खोज को तुरंत प्रकाशित नहीं किया। इसी कारण उनकी उपलब्धि उस समय व्यापक रूप से दुनिया के सामने नहीं आ सकी। इसी बीच इंग्लैंड में जोसेफ प्रिस्ले भी हवा की प्रकृति पर लगातार प्रयोग कर रहे थे। उनका मानना था कि पूरी हवा दहन में समान रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि उसका केवल एक विशेष हिस्सा ही आग को जलने में सहायता करता है। इस विचार को परखने के लिए उन्होंने 1 अगस्त 1774 को एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने एक बंद कांच के पात्र में रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश और शक्तिशाली लेंस की सहायता से गर्म किया। गर्म करने पर उससे एक गैस निकली, जिसे उन्होंने अलग पात्र में एकत्र कर लिया। जब उन्होंने उस गैस में जलती हुई मोमबत्ती रखी तो वो सामान्य हवा की तुलना में कहीं अधिक चमक के साथ जलने लगी। इसके बाद उन्होंने उसी गैस में चूहों को रखा और पाया कि वो सामान्य हवा की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहे। इन प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि ये गैस दहन और श्वसन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि प्रिस्ले ने इस गैस का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा। फ्लोजिस्टन सिद्धांत के प्रभाव में उन्होंने इसे डी फ्लोजिस्टिकेटेड एयर नाम दिया। फिर भी उन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया और वैज्ञानिक समुदाय के सामने प्रस्तुत किया। इसी कारण लंबे समय तक उन्हें ऑक्सीजन की खोज का प्रमुख श्रेय दिया जाता रहा। कुछ वर्षों बाद फ्रांस के महान वैज्ञानिक एंटोइन लवाज़ाइयर ने इन प्रयोगों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने सिद्ध किया कि दहन किसी काल्पनिक फ्लोजिस्टन के निकलने से नहीं, बल्कि एक विशेष गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। 1777 के आसपास उन्होंने इस गैस का नाम ऑक्सीजन रखा और इसे एक स्वतंत्र रासायनिक तत्व के रूप में स्थापित किया। लावॉजिए के शोध ने आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी और पुराने फ्लोजिस्टन सिद्धांत को समाप्त कर दिया। ऑक्सीजन की खोज केवल प्रयोगशाला तक सीमित उपलब्धि नहीं थी। इसने चिकित्सा विज्ञान, उद्योग, धातुकर्म, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल दी। आज अस्पतालों में मरीजों के उपचार से लेकर इस्पात निर्माण, रॉकेट प्रणोदन, जल शोधन, गोताखोरी और अंतरिक्ष अभियानों तक ऑक्सीजन का व्यापक उपयोग होता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता भी इसी गैस पर निर्भर है। इतिहासकार आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन की खोज का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए। कार्ल विलियम शीले ने इसे पहले प्राप्त किया था, लेकिन उनका शोध देर से प्रकाशित हुआ। जोसेफ प्रिस्ले ने स्वतंत्र रूप से उसी गैस का अध्ययन किया और अपने निष्कर्ष सबसे पहले प्रकाशित किए। वहीं एंटोइन ने उसके वास्तविक वैज्ञानिक महत्व को समझाया और आधुनिक रसायन विज्ञान को नई दिशा दी। इसलिए वैज्ञानिक इतिहास में इन तीनों का योगदान
अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार।